का मैं हाँ में उत्तर देता हूं, किंतु इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि कार्यपालिका का गठन कैसे भी किया जाए वह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर का पालन करे। यदि कार्यपालिका के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अनिवार्य बना दिया जाता है तो मेरे विचार से इसमें बाहर से किसी सदस्य को सम्मिलित करने से कुछ क्षति नहीं होगी। उदाहरणतः यदि कार्यपालिका में किसी ऐसे सदस्य को लिया जाता है जिसका विधान मंडल से संबंध नहीं है, यदि वह मंत्रिमंडल के साथ सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को न अपनाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। यह कहा गया है कि जब मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार का पतन हो जाता है तो ऐसा मंत्री जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है बर्खास्त नहीं होगा, जबकि मंत्रिमंडल के अन्य सभी सदस्यों को जाना होगा और नए मंत्रिमंडल में उसे शामिल किया जा सकता है। इस तरह वह मंत्रिमंडल में हमेशा बना रहेगा। यह विचार भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि जब तक सरकार बनाने के लिए विधानमंडल के से लिए गए सदस्य उसे अपने साथ लेने तथा उसके कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक वे उसके साथ काम नहीं करेंगे और ना ही उसकी सलाह मानेंगे और ना ही वह उसकी सलाह मानेगा। उदाहरण यदि कोई मुख्यमंत्री किसी वाह्य सदस्य को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की स्थिति में है और साथ ही उसे सदन का विश्वास ही प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को इस प्रकार का विशेषाधिकार न देने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार यदि गवर्नर को अपने मंत्रिमंडल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की शक्तियां दी जाती हैं और इसके साथ ही यदि यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि मंत्रिमंडल के लिए नियुक्त होने वाले सदस्य सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे, तो ऐसे में इस तरह का प्रावधान करने में कोई हानि नहीं है। मेरे विचार से इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि मंत्रिमंडल के गठन का अधिकार गवर्नर का हो, बशर्ते कि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अधीन कार्य करे। अगला प्रश्न यह है कि एकीकृत एवं उत्तरदायी कार्यपालिका का गठन कैसे किया जाए, क्योंकि दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि कार्यपालिका के गठन में ही कानून द्वारा उसके स्वरूप को परिभाषित कर दिया जाए। दूसरा तरीका है कि कार्यपालिका का गठन परिपाटी के आधार पर हो। इन दोनों तरीकों का प्रचलन है। सर्वविदित है कि कनाडा, दक्षिण अफ्रीका अथवा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में उत्तरदायी सरकार शब्द नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि कनाडा के संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं है कि गवर्नर को सलाह देने वाले मंत्री विधानमंडल के सदस्य होंगे। हालांकि वास्तव में वे उसके सदस्य होते हैं। आयरलैंड, माल्टा और रोडेशिया के संविधानों में इस विषय को परिपाटी पर न छोड़कर उसका कानून में प्रावधान कर दिया गया है। हमें मालूम है कि आयरलैंड के में प्रधानमंत्री संविधि की उपज है और सामूहिक उत्तरदायित्व संविधान में परिभाषित कर दिया गया है। मेरे विचार से हमें इन दो में से एक तरीके को अपनाना होगा और ऐसा करते समय हमें दो बातों का ध्यान में रखना होगा। मैं महसूस करता हूं कि जब किसी बात की को परिपाटी पर छोड़ दिया जाता है तो हो सकता है कि कभी कभी उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। भारत जैसे देश में परिपाटी का तरीका अपनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई दल नहीं है जिसकी इस बात में रुचि हो कि संविधान किस प्रकार से चलेगा। यहाँ ऐसे मंत्री हैं जिनकी रुचि इस बात में अधिक है कि मंत्रिमंडल में वे अपना स्थान कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी ओर जब इसका कानूनी प्रावधान कर दिया जाता है तो गवर्नर को कोई स्वविवेक नहीं रहता। भारत जैसे देश में जहां सांप्रदायिक और जातीयत कठिनाइयों के कारण राजनीति में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी
चाहिए कि गवर्नर के पास निर्णय हेतु पर्याप्त स्वयं विवेक हो। इस संबंध में मेरा यह ठोस सुझाव है कि कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए कानून द्वारा प्रावधान किया जाए और से सभी बातें गवर्नर के विवेकाधिकार पर छोड़ दी जाएं। इससे दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। हमें सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रावधान के साथ साथ यह भी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि मंत्रिमंडल के संप्रदायों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिले और यदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी वाह्य सदस्य को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना आवश्यक समझे तो वह ऐसा कर सके। हमें सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान कर देना चाहिए और इसे गवर्नर के स्वविवेक पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो शेष बातों को गवर्नर के स्वविवेक पर छोड़ा जा सकता है। महोदय, अब मैं गवर्नर और उसके मंत्रिमंडल की शक्तियों के विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। हम जानते हैं कि गवर्नर और मंत्री के संबंधों को धारा 52 उपधारा 3 में परिभाषित कर दिया गया है। इस धारा के अनुसार सभी आंतरिक मामलों में अब सभी मामले हस्तांतरित किए जा रहे हैं और कोई भी मामला आरक्षित नहीं रहेगा। गवर्नर अपने मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेगा और उसमें एक और उपबंध यह है कि यदि उसे अपने मंत्रियों की सलाह से असहमत होने का कोई पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह उस सलाह से अन्यथा कार्य कर सकता है। इस धारा के बनाने वालों के प्रति पूरे आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ, चाहे उन्होंने यह धारा सदाशता से प्रेरित होकर बनाई, किंतु यह धारा अपने वर्तमान रूप में उत्तरदायी सरकार को विकृत कर रही है। इस धारा के चलते उत्तरदायी सरकार सुविधा की बात हो गई है। गवर्नर को अनुकूल लगने पर ही उसे स्वीकार किया जाता है, जबकि वास्तव में हम चाहते हैं कि उत्तरदायी सरकार के सिद्धांतों को अनिवार्य किया जाए। उत्तरदायी सरकार से तात्पर्य है कि गवर्नर किसी भी क्षेत्र में जो भी कार्य करे उसे ऐसे मंत्री परिषद का समर्थन प्राप्त होना चाहिए जिसे सदन का विश्वास प्राप्त हो। इस मूलभूत बात की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि गवर्नर को अपनी मंत्री परिषद की सलाह हमेशा माननी चाहिए। उसकी सलाह ना मानने की बजाय गवर्नर उसे बर्खास्त कर सकता है। यदि गवर्नर उसकी सलाह नहीं मानता तो वह अपनी ओर से कोई कार्य नहीं कर सकता, बल्कि उसे ऐसे मंत्रियों की तलाश करनी होगी जो उसके कार्यों का समर्थन करे। इसका तात्पर्य यह है कि गवर्नर जब भी कोई कार्य करता है वह उसके मंत्रियों की राय के अनुकूल हो जिन्हें सदन का विश्वास प्राप्त होता है। मेरा निवेदन है कि धारा 52 में परिवर्तन कर इसे इस तरह से स्पष्ट किया जाए कि जब तक कुछ विशिष्ट मामलों में जिनका उल्लेख मैं थोड़ी देर में करूंगा, कानून के अंतर्गत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। महोदय, मैं यह बात सहजी मानने के लिए तैयार हूं कि कुछ मामलों में गवर्नर को अभिभावी शक्तियां देना जरूरी है। ऐसे में वह अपने मंत्रियों को सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे। ऐसे मामलों का उल्लेख साइमन कमीशन के प्रतिवेदन के खंड 2 के पृष्ठ 36 पर पैरा 50 में किया गया है। पहला, गवर्नर को प्रांत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अभिभावी शक्तियां दी जाएं। दूसरा, उसे कुछ संप्रदायों की तुलना में एक अथवा अधिक संप्रदाय के विरुद्ध घोर पूर्वाग्रह को रोकने के लिए अभिभावी शक्तियां प्रदान की जाएं। अंत में इसमें कतिपय ऐसे मामलों का भी उल्लेख है जहां समस्त कार्यपालिका के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त गवर्नर का विशिष्ट उत्तरदायित्व होता है। ऐसे मामलों में गवर्नर को अभिभावी शक्तियां दी जानी चाहिए। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि यदि प्रांत में शांति, सुरक्षा और अमन चैन बनाए रखने के लिए आप गवर्नर को उसके मंत्रियों के ऊपर
अभिभावी शक्तियां प्रदान करते हैं तो आप प्रांत में उत्तरदायी सरकार की शक्तियों का काफी भाग छीन लेते हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नर प्रांतों में यहाँ तक कि शांति, सुरक्षा और अमन चैन बनाए रखने के मामले में अपने मंत्रियों की सलाह प्रशासन चलाए, और यदि आप गवर्नर को यह शक्ति देते हैं तो आप उत्तरदायी सरकार की शक्तियों को काफी सीमा तक रद्द कर रहे हैं। मैं गवर्नर को इस प्रकार की अभिभावी शक्तियां देने का पक्षधर नहीं हूं, अतः इस संबंध में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। जहां तक कुछ संप्रदायों की तुलना में किसी एक वर्ग के विरुद्ध पूर्वाग्रह संबंधी प्रश्न का संबंध है, चाहे यह प्रावधान बड़ा हितकारी है, फिर भी मैं चाहता हूं किसी समुदाय विशेष के हितों पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मामलों के संबंध में कानून प्रावधान किए जाएं। इसे गवर्नर की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गवर्नर को मंत्रिमंडल से संपर्क बनाए रखना होता है और मंत्रिमंडल को विधानमंडल के बहुमत का समर्थन मिला होता है। वह मंत्रिमंडल के प्रतिकूल कार्य नहीं कर सकता, उनमें मधुर संबंध होने चाहिए। मेरे विचार से गवर्नर अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सदन में बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रिमंडल के साथ हमेशा लड़ता नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अपेक्षाकृत अधिक पक्के ढंग से किया जाए और इस खंड का लोप किया जाए। मैं 3, 4 और 5 मदों के संबंध में इस बात से सहमत हूं कि गवर्नर को ऐसे मामलों में अभिभावी शक्तियां दी जानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जहां प्रशासन के लिए वह निजी तौर पर उत्तरदायी होता है। अगला विषय गवर्नर और विधानमंडल की शक्तियों के बारे में है। मैं अपने विचार 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखूंगा। पहला, बजटीय विधान, दूसरा सामान्य विधान और तीसरा आपात विधान। गवर्नर को इस समय सुरक्षित विषयों के लिए प्रदान करने के संबंध में प्रमाण पत्र देने की शक्तियां प्राप्त हैं। प्रांत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए व्यय प्राधिकृत करने का भी उसे प्राधिकार प्राप्त है। यदि सुरक्षा और शांति के प्रश्नों के समाधान की जिम्मेदारी उत्तरदायी सरकार को दी जानी है तो गवर्नर को इसके लिए व्यय का प्राधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे विधेयकों के संबंध में प्रमाण पत्र देने की शक्तियां प्राप्त हैं। यह 2 प्रकार की है। वह प्रमाणित कर सकता है कि विधानमंडल में चर्चाधीन विधेयक पर आगे चर्चा न की जाए, क्योंकि उससे प्रांत की सुरक्षा और शांति भंग हो सकती है, और उसे यह भी प्रमाणित करने का अधिकार है कि अमुक विधेयक प्रांत की सुरक्षा और शांति के हित में है, चाहे विधानमंडल की उसे समान रूप में पारित करने की इच्छा न हो। मेरे विचार से इन दोनों शक्तियों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। भारत के भावी संविधान में इन शक्तियों का प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे पूर्वानुमति का अधिकार भी है। कतिपय विषयों पर चर्चा के लिए पूर्वानुमति लेनी पड़ती है और मेरे विचार से यह अधिकार भी समाप्त कर दिया जाए। माननीय अहमद सैयद खान, भेदभाव संबंधी विधान। डॉक्टर अंबेडकर, उससे ए भी गवर्नर पर न छोड़कर उसका संवैधानिक प्रावधान किया जाए। गवर्नर को निषेधाधिकार करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जो प्रांत चाहे वहां द्वितीय सदन नहीं बनाया जाएगा। ऐसे प्रांतों में गवर्नर को विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए। गवर्नर को पुनः विचार के लिए विधेयक को सदन में वापस भेजने का अधिकार है। यह बड़ा उपयोगी अधिकार है जो विभिन्न डोमिनियनों के संविधान में विद्यमान है और मेरे विचार से इसे बनाए रखा जाए। गवर्नर किसी विधेयक को गवर्नर जनरल के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है और जिन मामलों में भी वह विधेयक उसके विचारार्थ रख सकता है उन्हें कानूनी रूप से परिभाषित कर दिया गया है। जब हम प्रांतीय सरकारों के केंद्र सरकार के साथ संबंधों की
चर्चा करेंगे, तब इस विषय पर विचार किया जा सकता है। किंतु